हेलो एवरीवन। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम पॉइंट में। तो देखिए आज आपके लिए यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। आगामी समय में यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने आया है प्रयोगशाला सहायक का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो है हमारे साथ बने रहना वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली इस तरह के वीडियोस मिलते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चंस को नोट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर जो है जब आप परीक्षा केंद्र में बैठे रहेंगे, परीक्षा हॉल में बैठे रहेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर जो है बहुत ही हेल्प पहुँचाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंत में क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इन चारों में से आपको राइट आंसर देना है। तो चार ऑप्शन देखें। ऑप्शन का ए कहता है पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सभी। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है। तो यूरेनियम की रेडियो एक्टिव विघटन के जो फलस्वरूप अंत में जो बनता है वो बनता है सीसा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आता है सेकेंड नंबर। क्वेश्चन सेकेंड देखिए आपसे पूछता है कि SI पद्धति किसका संशोधित रूप है, यानी कि मॉडिफाइड रूप से यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो ए बी सी डी में से जो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी। बिल्कुल राइट आंसर MKS पद्धति यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है SI पद्धति का संशोधित रूप है। आप देखिए दोस्तों आपको ध्यान से इसको सुनना है। देखिए जो SI पद्धति है ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है और यह विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में विश्व की सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रणाली थी। कौन? SI पद्धति। तो आपको याद रखना है। तो किसका संशोधित रूप है? MKS। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इसमें जो है जो SI पद्धति है इसमें जो है 7 जो है याद रखना आपको 7 मूल मात्रक हैं। कितने हैं? 7 मूल मात्रक हैं याद रखना आपको। और 2 यहाँ पर जो है पूरक मात्रक हैं। क्या है? 2 पूरक मात्रक हैं। याद रखना है 2 क्या हैं? पूरक मात्रक हैं। आपको याद रखना है कितने मात्रक हैं? मूल मात्रक 7 और पूरक मात्रक 2। तो आपको याद रखना है SI पद्धति किसका संशोधित रूप है? तो MKS पद्धति का। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले आपको। तो क्वेश्चन ये है ऑप्शन नंबर तो आपको देखना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए आपको ये बताना है। तो देखिए आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रतिध्वनि के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका साइज। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहाँ पर है जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी घटेगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी वाला बिल्कुल सही है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन जो होता है यहाँ पर घटता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है तो चुंबकीय क्षेत्र का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको बताना दोस्तों क्या है। तो इसके ऑप्शन आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला बिल्कुल सही है। ए और बी यानी कि गॉस और टेस्ला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र दोस्तों जिसमें
कोई चुंबकीय सुई एक बल का अनुभव करती है, तो आप समझ सकते हैं। और इसका जो है एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर होता है, याद रखना आपको। टेस्ला होता है और वेबर होता है एसआई मात्रक। और इसका विमी सूत्र क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? mt-2a-1। ये जो होता है इसका क्या होता है? विमी सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है निम्न में से कौन सा धातु नहीं है? क्वेश्चन 6। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो सिलिकॉन जो है एक धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। तो बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते भी रहें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बने रहना हमारे साथ। लेड चैम्बर प्रक्रिया से किसका उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपको यहाँ पर बताना है लेड चैम्बर विधि या प्रक्रिया से किसका उत्पादन होता है। देखिए दोस्तों, जो लेड चैम्बर विधि है ना, आपको मैं बता दूं थोड़ा, एक औद्योगिक विधि थी जिसका प्रयोग जो है यहाँ पर बड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में किया जाता था। तो आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्मिथसोनाइट अयस्क किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 स्मिथसोनाइट अयस्क किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जस्ता अयस्क सबसे अधिक जो है इसमें जिस कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिसे दोस्तों इसे कैलामाइन भी कहते हैं और स्मिथसोनाइट भी कहते हैं। तो ये किसका होगा आप बता सकते हैं? तो जिंक का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। जस्ता अयस्क जो है सबसे अधिक जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जिसे जो है कैलामाइन भी कहते हैं। इसे जो है कैलामाइन भी कहते हैं, याद रखना आपको, कैलामाइन। ये पॉइंट पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, कैलामाइन जो है किसका इसके? तो जस्ता आपको याद रखना है। और इसी ही जो है स्मिथसोनाइट भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी हैं, कुछ अयस्क क्या पता ये ना पूछें, तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि सिनेबार किसका अयस्क है। तो देखिए कुछ मैं आपको लिखा देता हूँ, याद रखने। सिनेबार किसका है, ये पॉइंट आपको याद। सिनेबार जो है किसका अयस्क है? तो सिनेबार है किसका? मरकरी का। याद रखना, सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का सिनेबार अयस्क है। और हेमेटाइट किसका है? गैलेना किसका है? देखिए गैलेना जो है याद रखना है, गैलेन ये किसका है? सीसा का है, सीसा। गैलेना सीसा का है। और हेमेटाइट किसका है? लोहे का है। हेमेटाइट किसका है? याद रखना है, कुछ मैं लिखा देता हूँ। हेमेटाइट जो है लोहे का है। और मेलेकाइट किसका है? तांबे का है। मेलेकाइट किसका है? मेलेकाइट किसका है? ये पॉइंट आपको रखना है, तांबा का। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि काम आने वाली चीज़ें हैं। सिडेराइट किसका है? ये आयरन का है। सिडेराइट, सिडेराइट किसका है? किसका है सिडेराइट? आप मुझे बताइएगा किसका है सिडेराइट? आयरन का। तो आयरन का है सिडेराइट, आयरन का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर है हरित डीजल प्राप्त किया जाता है। देखिए हरित डीजल यानी ग्रीन डीजल जिसे कहते हैं, याद रखना आपको, हरित डीजल या ग्रीन डीजल दोस्तों एक उच्च कोटि का एक डीजल है जिससे जो है यूरो 4 मानक की मान्यता प्राप्त है। इससे जो है यूरो 4 मानक की इसको जो है मान्यता प्राप्त है। किसको? ग्रीन डीजल को, यानी कि हरित डीजल को। एक उच्च कोटि का डीजल है जिसे जो है यूरो 4 मानक की मान्यता है दोस्तों। और डीजल की जो है सभी जो यहाँ पर जो श्रेणियों में सबसे अच्छा इसको माना जाता है, जो डीजल की जो अच्छी श्रेणियाँ हैं उन सबसे उसमें सबसे अच्छा इसको माना जाता है हरित डीजल को। और प्रदूषण के तौर पर देखें तो बहुत इससे कम प्रदूषण होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसलिए भी अच्छा है। प्रदूषण जो होता है बहुत कम होता है, प्रदूषण कम होता है ये हरित डीजल। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा। तो हरित डीजल प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, सही है, ऑल से।
यानी कि कैनोला, जेट्रोफा, सेलिकॉर्निया। तो इनसे जो है हरित डीजल यहाँ पर प्राप्त किया जाता है और ये जो है यूरो 4 मानक प्राप्त एक डीजल है जो सबसे अच्छा माना जाता है और इससे जो कम होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेगा तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, तो आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पर पेज में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है फायर डैम्प किसे कहते हैं। देखिए फायर डैम्प किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। फायर डैम्प, तो फायर डैम्प किसे कहते हैं बताइएगा हमें। फायर डैम्प किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कोक को कहते हैं। तो पर ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो पहला ऑप्शन हमारे पास था क्या, पहला ऑप्शन हमारे पास था कोक। पहला ऑप्शन कोक था क्योंकि थोड़ा पेज में दिक्कत हो रही थी। पहला ऑप्शन कोक है, दूसरा मीथेन है, तीसरा एथिलीन है, चौथा सभी है। तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आंसर तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, मीथेन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो फायर डैम्प जो है क्या है, तो मीथेन। तो समझ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए जो फायर डैम्प है तो इसको समझाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। तो फायर डैम्प की बात हो रही थी हमारे पास कि फायर डैम्प क्या है। तो फायर डैम्प किसे कहते हैं, क्वेश्चन था फायर डैम्प किसे कहते हैं और हमने आंसर लगाया क्या, मीथेन। मीथेन को हमने यहाँ पर आंसर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। तो मीथेन को हमने यहाँ पर आंसर लगाया था। देखिए फायर डैम्प की बात करें, फायर डैम्प एक ऐसा है तो समझ सकते हैं इसको। फायर डैम्प यानी कि कोयला खादान में पाई जाने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस, आमतौर पर बात करें कोल बेड मीथेन की, तो मीथेन को ही यहाँ पर फायर डैम्प कहा जाता है दोस्तों। और विशेष तौर पर देखा जाए तो यह वहाँ पाया जाता है, उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ कोयला बिटुमिनस होता है। कौन सा कोयला होता है, कोयला बिटुमिनस। तो वहाँ पर जो है ये विशेष तौर पर पाई जाती है, कोयला बिटुमिनस जहाँ पर होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। तो क्वेश्चन था फायर डैम्प किसे कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं दोस्तों। जो कोयला खादानों में जो पाई जाने वाली कोई भी ज्वलनशील गैस, आमतौर पर देखें तो कोल बेड मीथेन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 11। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ आपको देखना है, क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्रेब्स चक्र की बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर यानी कि जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 24। तो देखिएगा सी यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 24 होते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी खोज जो है 1940 में होती क्रेब्स चक्र की। 1940 में किसने, क्रेब्स के द्वारा। क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 24 होते हैं। और इसकी खोज जो होती 1940 में क्रेब्स के द्वारा ने, इसने जो है जो क्रेब्स ने कबूतर के मांसपेशियों में इसको खोजा था, कबूतर की जो मांसपेशियों में खोजा था। और इसका जो संश्लेषण होता है तो इसका जो पायरुविक अम्ल का इसमें संश्लेषण होता है। तो किसका होता है, पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। तो ध्यान से आपको नोट करते जाने चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेगा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संबंधित है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम संबंधित है तो किससे है, राइबोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से या क्लोरोप्लास्ट से। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया से बिल्कुल राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 की बात हो रही है। तो यहाँ पर है ETS में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही लास्ट रिसेप्टर कौन होता है। तो आपको बताना है कि ETS में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए दोस्तों ABCD में से जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी की बात करें O2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्या पूछ रहा है आपसे, तो आपको देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो देखिए दोस्तों आपको बताना है कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है। तो पहले तो आप ग्लाइकोलाइसिस को समझिए। तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है।
जो कोशिका द्रव में होती है दोस्तों, और इस क्रिया में ग्लूकोज का जो आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज में एक अणु का, यानी कि उस अणु से, एक अणु से पायरुविक अम्ल में 2 अणु बनते हैं और फिर कुछ जो है यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है मुक्त होती है, कुछ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ये आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। क्या होती है? कोशिकीय अपघटन की यहाँ पर प्रथम अवस्था होती है। देखिए आपको ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। प्रथम अवस्था होती है और जो कोशिका द्रव में होती है दोस्तों, और इस क्रिया में जो है ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप जो है ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल, देखिए यहाँ पर पूरा आंसर आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पायरुविक, यहाँ पर देखिए पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। और फिर दोस्तों क्या होता है, कुछ एनर्जी भी यहाँ पर जो है मुक्त होती है, कुछ एनर्जी यहाँ पर जो है मुक्त होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक एसिड यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम। क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 15, तो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? अनाक्षी श्वसन में सामान्यतः कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का आपको यहाँ पर आंसर देना है। अनाक्षी श्वसन में कितने जो है यहाँ पर एटीपी प्राप्त होते हैं? कहने का मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर है। 2 एटीपी यहाँ पर प्राप्त होते हैं अनाक्षी श्वसन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सेब के फलों में आंतरिक काग नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है सेब के फलों में आंतरिक काग, इंटरनल कॉर्क जो है, इस नाम का रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको बताना है। तो ऑप्शन सी की बात करें, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला जो है बिल्कुल सही है, यानी कि बी बोरॉन से होता है। आपको याद रखना है बोरॉन यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर बी हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बोरॉन की कमी से सेब के फलों में आंतरिक काग यानी कि इंटरनल कॉर्क नामक रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा आता है ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सी संश्लेषण में कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। तो ऑप्शन सी की बात करें बिल्कुल राइट आंसर, जिंक यहाँ पर सही है। जिंक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑक्सी संश्लेषण में कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 18। आपसे यहाँ पर पूछता है रंध्र के खुले तथा बंद होने में भाग कौन लेता है? तो रंध्र के खुलने तथा बंद होने में इसमें से भाग कौन लेता है? ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, पोटेशियम, बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ना है। भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इंपोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो पहला कहता है गुजरात, असम, तेलंगाना, केरला। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी की बात करें, असम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो असम यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असम जो है भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र राज्य है जहाँ पर ये शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मारबर्ग क्या है? देखिए मारबर्ग क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों जो मारबर्ग क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए मार्बल क्या है? एक वायरस है, बता देता हूँ, वायरस है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। देखिए मार्बल वायरस भी जो है दोस्तों इबोला परिवार का एक वायरस है। तो ये जो मार्बल है ये भी जो है जो इबोला वायरस है, इबोला वायरस का ही परिवार का ही एक वायरस है, इबोला वायरस का ही परिवार का है। और देखिए इसमें जो है, और इसलिए जो है इसीलिए इबोला वायरस संक्रमण में इसे मेल खाते हैं, ये मतलब कि वैसा ही करते हैं जैसा इबोला वायरस करता है। और आपको याद रखना है। तो इबोला यहाँ पर क्या है? इबोला मतलब कि मारबर्ग क्या है? एक वायरस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर
21 की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 21 क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, ध्यान से समझना इसको। डायमंड बैक माउथ किस फसल को हानि पहुंचाती है? देखिए डायमंड बैक माउथ किस फसल को हानि पहुंचाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ऑप्शन कहता है सरसों, आलू, गेहूं, धान। क्वेश्चन नंबर 21 तो ये दोस्तों सरसों को पहुंचाती है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। जो डायमंड बैक माउथ है किस फसल को हानि पहुंचाती है, सरसों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि हे यानी कि फूस में नमी प्रतिशत होता है, कितना होता है आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 तो ये होता है दोस्तों 15 से 20%। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला याद हो जाना चाहिए आपको, 15 से 20% नमी प्रतिशत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 23, इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रुप सी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, वन आरक्षी, पटवारी, लेखपाल, उन सभी के लिए भी, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ भी और यहाँ भी, जो दोनों से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से शुरू हुई? तो योजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप वन आरक्षी और यहाँ के जो एग्जाम है पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको बताना है ये क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी यानी कि नॉन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हुआ था कब, मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। तो 13 जनवरी 2016 को ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था, 13 जनवरी 2016। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को यहाँ पर शुरू हुई थी। तो यानी कि इसमें आपको ये याद रखना है 13 जनवरी 2016, ये आपको याद हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2016 में, यानी कि डेट क्या थी, 13 जनवरी 2016। तो देखिए दोस्तों ये जो किसानों से संबंधित थी, तो अपने यहाँ पर जब उनकी जो फसल खराब हो जाती है तो उनका जो यहाँ पर उनके लिए योजना थी, नुकसान हो जाता है। तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको 13 जनवरी 2016 याद रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है? आधार बीज की थैली पर किस रंग का टैग होता है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 तो देखिए इसका राइट आंसर आपको देना है। तो 24 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, वाइट। बिल्कुल राइट आंसर है। आधार बीज की थैली पर जो है वाइट रंग का यहाँ पर यानी कि सफ़ेद रंग का यहाँ पर टैग होता है, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि 2022-23 के लिए चावल का एमएसपी मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको बताना है। तो इसका क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एमएसपी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी 2040 पर क्विंटल, बिल्कुल राइट आंसर, प्रति क्विंटल आपको याद रखना है। तो पिछले साल अगर आपसे पूछा जाए तो कितना था, 1940 था, 1940 पर क्विंटल। लेकिन 2022-23 में कितना है, 2040 पर क्विंटल। तो याद रखना है। तो 2022-23 के लिए चावल का एमएसपी था मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो दोस्तों आज थे हमारे पास 25 क्वेश्चंस जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है लैब असिस्टेंट का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको जो है इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को जो है 1-2 बार ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, क्वेश्चन नोट करें, क्योंकि आगामी समय में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी यहाँ पर चांस हैं। तो देखिए पिछली वीडियो भी हमने यहाँ पर अपलोड किया है चैनल में, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।